एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। फिर इम्पोर्टेंस बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है बताइए। इसी से हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक एक्ट एज अ सर्कुलेटरी प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। क्यों क्यों कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है संस्था की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। मैम कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज ऑफ आइडिया है, नॉलेज है, थॉट्स है, फीलिंग्स है। और नहीं, इस तरह से कहा कि अगर कम्युनिकेशन संस्था में प्रभावशाली नहीं है तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या महत्व है। सोच के बताओ। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है एक एटीट्यूड में रहता है, और एक संस्था के लिए मैम अगर कम्युनिकेशन हमारा सही नहीं होगा तो हमारे टीममेट्स इन्फ्लुएंसिव नहीं होंगे, हमारा जो गोल होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा मैम। और हम अपने गोल से कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर गोल को अचीव करने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है मैम। और जैसे जो मैनेजर्स है, जो चार मेन फंक्शन हमने बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन प्रभावशाली होना, अप्रोप्रिएट होना जरूरी। कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी टाइम है, जो भी काम है, हम हर समय और वर्क प्लेस पे किसी न किसी से इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो दैट इज द रीजन कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर तरह और मैनेजर का काम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना जिम्मेदारी भरा होता है कि एनी टाइम वो किसी न किसी तरह के कम्युनिकेशन में बिजी होता है, ओरल भी, रिटन भी, इलेक्ट्रॉनिक भी। आज की क्लास में हम लोग तीन मेन मॉडल हैं कम्युनिकेशन के। इसमें हम लोग केवल दो पढ़ेंगे, 2 पर्सन रिलेशनशिप स्किप करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। वन वे मॉडल एरिस्टोटल का है। इंटरेक्शनल मॉडल को कई लोगों ने डेवलप किया है और जितनी भी बुक्स है उसमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इंटरेक्शनल मॉडल के थ्रू समझाने का कोशिश किया गया है। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल्स आर द डायग्राम्स दैट आर यूजफुल इन एनालाइजिंग हाउ थिंग्स वर्क। मॉडल एक सिस्टमैटिक डायग्राम होता है जिसमें पता चलता है जो भी प्रोसेस, जो भी आप कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं वो समझ में आता है कि किस तरह से कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं, चीजें वर्क कर रही हैं। कम्युनिकेशन के तीन मेन मॉडल हैं। वन वे मॉडल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सिंगल द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। टू पर्सन रिलेशनशिप मॉडल, ये कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल लेवल पे डील करता है। एंड इंटरेक्शनल मॉडल, सबसे पहला एरिस्टोटल का वन वे मॉडल। इस डायग्राम को देखने से क्या पता चल रहा है? ये बताइए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम कोई क्यों स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है भाई? स्क्रीन तो शेयर की है। मैम कोई सेंडर और कोई स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? पहले स्लाइड दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो बीच बीच में ऐसा करोगे तो हम तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि हम तो पता चला पढ़ा रहे थे। जहां भी स्लाइड में प्रॉब्लम आए वहां तुरंत बताइएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन और भी बाकी के जो टेक्स्ट है उसमें डायग्राम बहुत बने हुए हैं। तो जहां भी स्लाइड्स की प्रॉब्लम आती है, जहां भी कुछ होता है, फोन मेरा बगल में रखा है, आप फोन से इंटीमेट कर दो, ठीक है? हाँ,
बताओ वन वे मॉडल, इस डायग्राम को देख के क्या पता चल रहा है? मैम इसमें ये पता चल रहा है कि सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, बट रिसीवर से सेंडर को कुछ नहीं मिल पा रहा, मतलब वन वे है कम्युनिकेशन का मॉडल। गुड। इसमें देख के पता चला कि जो सेंडर कौन है, किसी भी कंटेंट, और ये सेंडर का रिसीवर नॉइज, ये सारे टर्म्स हम लोग कम्युनिकेशन के पूरे टेक्स्ट में यूज करें। सेंडर क्या है? दैट इज द इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की शुरुआत कर रहा है, उसके पास कुछ मैसेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो वो दूसरे को देना चाहता है। तो दिस डायग्राम डिपिक्ट्स दैट कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, द इंफॉर्मेशन इज flowing from sender to receiver, and this process is influenced by the content of the message and the techniques of delivery, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इसको प्रपोज किया था एरिस्टोटल ने, ग्रेट फिलोसफर, और उन्होंने ये he proposed the model before 300 BC and who found the importance of audience role in communication chain in his communication model। और ये जो एरिस्टोटल का मॉडल है, ये एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग का है। देखिए कम्युनिकेशन उसके जो लेवल्स है वो कई हो सकते हैं। दो पर्सन्स के बीच में हो सकता है, एक पर्सन 2-3 लोगों को वो कर सकता है। जैसे क्लासरूम में आई एम कम्युनिकेटिंग अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स, और सेमिनार हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में हो सकता है जहाँ वो एट ए टाइम आप 100-200 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। और उससे ऊपर पहुंचेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग होगी, जहाँ वन पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टू लार्ज ऑडियंस। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल का मॉडल है, दिस मॉडल इज बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग मॉडल। और एरिस्टोटल ने बहुत सारे assemblies and public meetings where speakers praised men and women। और ये जो सारे डिफरेंट फॉर्म्स थे, इनको एनालाइज करते हुए ये मॉडल डेवलप किया हुआ है। एंड दिस मे हैव लेड हिम टू परसीव कम्युनिकेशन एज अ वन वे प्रोसेस। वन वे का मतलब एक दिशा में जा रहा है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। रिसीवर का फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत सिंपल मॉडल है कि एक आदमी कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा आदमी रिसीव कर रहा है। और इसको एरिस्टोटल ने बताया है कि वन वे कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस बनाने के लिए सेंडर शुड यूज द राइट टेक्निक्स टू प्रेजेंट द राइट मैसेज टू द राइट ऑडियंस। सही टेक्निक का यूज करके, सही मैसेज को यूज करके, सही ऑडियंस। और आगे हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन में ऑडियंस का बहुत रोल है। जब भी आप खास तौर से ओरल प्रेजेंटेशन में, दो सिंपल द वन वे मॉडल इज अ यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल। कोई बताएगा कि ऑडियंस का क्या रोल होता है आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में? सोच के बताओ। फीडबैक, ऑडियंस के हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। मैम ऑडियंस स्पीकर को मैम कंसंट्रेटफुली सुने मैम, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर जब वो इंटरेक्ट करे तो उसका बिना किसी डाउट के साथ रिप्लाई करे। और कौन बताएगा कि मैम उसे मोटिवेशन भी मिलता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है अगर सही से हो रहा हो तो। अगर नहीं, आप इसको ये ठीक है, अदर वे राउंड, कि इफ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट और टू एड्रेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, ऑडियंस का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ऑडियंस का जो मेंटल लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितना उनका, जिसको कहते हैं कि थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ नॉलेज है। एक हम एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई किसी भी प्रेजेंटेशन, सपोज कोई साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है, आप कोई सपोज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर किसी को ग्रीन हाउस गैसेस ये सारी चीज़ें नहीं पता, बेसिक इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट की नहीं है, तो क्या आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप प्रेजेंट करें,
तौर से ओरल प्रेजेंटेशन में जो है पब्लिक स्पीकिंग में ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी स्पीच तैयार करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, कितना वो पढ़े लिखे हैं, कितनी उनको जानकारी, उसके हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एरिस्टोटल का कहना था कि अगर हम सही तरीके से सही मैसेज को सही ऑडियंस मीन्स योर इंफॉर्मेशन शुड मैच द एजुकेशनल फैमिलियल बैकग्राउंड ऑफ द ऑडियंस। आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप किसको एड्रेस करना है। अब अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे। हम लोगों ने एनटीपीसी रिहन में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, तो हमारा जो टॉपिक था वो बहुत सेंसिटिव था। उसमें ये था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे था, उसमें भी बहुत सारे डायमेंशन थे, सेक्सुअल हरासमेंट एंड ऑल, बहुत मतलब पूरा बहुत ट्रिकी टॉपिक था। उसको हमें तो हमें ये पता था कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें मेन एंड वुमेन दोनों होंगे, और एक में तो ज्वाइंट किया था, एक में एक्सक्लूसिवली विमेन ऑडियंस, मतलब विमेन उनकी वर्कर्स थी। तो हमें दो सेम टॉपिक मैंने 2 बार प्रेजेंट किया, और जिसमें दोनों लोग थे तो थोड़ा सा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो गया। अब जिसमें विमेन में थी, जिसमें केवल विमेन वर्कर्स थी, उसमें थोड़ा सा ओपननेस ज़्यादा थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता नहीं होता कि हमारे ऑडियंस में मेल एंड फीमेल दोनों वर्कर्स हैं, तो शायद वो प्रेजेंटेशन प्रभावशाली नहीं होता। तो जब भी आप पब्लिक स्पीच या कुछ इस तरह की प्रिपरेशन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस का लेवल क्या है। तो इस मॉडल की जो सफलता तभी होगी जब आप सही तरीके से सही मैसेज को सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। दो सिंपल द वन वे मॉडल इज अ यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल। और इसकी मेजर स्ट्रेंथ क्या है इस मॉडल की, वन वे मॉडल की, कि इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसीवर पे ही इसका दारोमदार है कि रिसीवर किस तरह से मैसेज को टेक इन कर रहा है, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। और when using this model as an analytical tool, we need to identify all parts of the message, the order in which sender presents them and the sender's manner of expressing them. तो वन वे कम्युनिकेशन आप देखिए, जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं, ठीक है, या जो है कुछ हमारे फिल्म स्टार्स अगर कभी कुछ एड्रेस करते हैं कुछ खास लोगों का जो कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि उनको पता है कि इस मैसेज को किस ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। और एक जनरल हम प्रिंसिपल बताना चाहेंगे कि जब भी आप कहीं एड्रेस करें, यू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंप्लिसिटी, पहले सिंपल इंफॉर्मेशन से धीमे धीमे आपके मैसेज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी चाहिए, तभी वो प्रभावशाली होगा। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि सही ढंग से प्रस्तुति, सही मैसेज और आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। So when using this model as an analytical tool, we need to identify all parts of the message, the order in which the sender and sender's manner of expressing them. हम थोड़ा सा आपका कोर्स खत्म करने के बाद हम जरा सा ओरल प्रेजेंटेशन पे एक क्लास लेंगे, ऑल्सो दिस इज नॉट इन योर कोर्स बट यू शुड नो। अब जब भी आप प्रेजेंटेशन करें तो आपका सेंडर्स मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग देम इज व्हाट, कि योर नॉन वर्बल क्यूज should be taken into consideration. Your facial expression, your eye contact, your use of hands and your other movements of the body, your level of confidence, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैम एक शुभम का रिक्वेस्ट होगा। अच्छा ठीक है अप्रूव कर दो। हाँ अप्रूव कर देना। शुभम यादव, गोल्डी का भी, गोल्डी का नहीं था, वो भी देख। नहीं है, गोल्डी का रिक्वेस्ट नहीं है, या आ रहा होगा। टोटल 21
स्टूडेंट हैं। नहीं है, जब आएगा तो बताना ना, क्लास वो नहीं कर सकते हैं। हेलो, हाँ कौन? अच्छा, अभी हम क्लास ले रहे हैं, हम थोड़ा 1 घंटे में बात करते हैं, ठीक है? मैम गोल्डी ने फिर से रिक्वेस्ट किया, एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो हमें शो क्यों नहीं हो रही है? नहीं आ रही है। मैम अभी वो फिर से सेंड किए गोल्डी है। और गोल्डी से कोई दुश्मनी तो है नहीं कि उसकी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट ना करें, हैं? ओके मैम, मैं फ्रेशर से बोल देता हूँ टेंशन में। नहीं आया है। एक्चुअली मैम वो भेजते हो ना तो 1-2 मिनट के लिए वो पॉज रहता है, तब तक फिर दोबारा भेजने के लिए वो टाइम में कैंसिल होता नहीं, वो ऑलरेडी लिखता कि यू जॉइन कॉल पर। तुम्हारी मैडम का हम थोड़ा 10 मिनट टाइम लेंगे 12 बजे से, उसको हम दोनों मॉडल ख़त्म करके तब हम एंड करेंगे क्लास। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं आई है, जब आएगी तब बताना। So, though useful, one way model is oversimplified. उसमें केवल कम्युनिकेशन में 2 चीजें बता रहा है कि सेंडर किस तरह से भेज रहा है, और जो शॉर्ट कमिंग इसकी जो लिमिटेशन है, जो वीकनेस है, वो यही कि इट कम्प्लीटली इग्नोर्स रिस्पॉन्सेज बाय द रिसीवर। जैसा आप लोगों ने भी बताया कि इसमें फीडबैक नहीं मिल पाता है, केवल सेंडर एक रिसीवर तक भेज रहा है। सो the one-way model also fails to consider any specifics of sending and receiving process. तो ये जो लिमिटेशन है, यही लिमिटेशन है कि रिस्पॉन्सेस रिसीवर के सेंडर तक नहीं पहुंच पाते हैं, फीडबैक नहीं पहुंच पाते हैं। एरिस्टोटल के मॉडल में 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सो दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटल्स मॉडल: स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। एरिस्टोटल advises speakers to build speech for different audience on different time and occasion for different effects. जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक बहुत मैटर करती है। अगर हमारी ऑडियंस, जैसे हमने भी बताया कि जब हमारी ऑडियंस उसमें मेल फीमेल दोनों वर्कर्स थे, जब हमने सेशन कंडक्ट किया तो थोड़ा सा मोड ऑफ डिलीवरी डिफरेंट थी। सेकंड में केवल फीमेल वर्कर्स थी तो मोड ऑफ डिलीवरी डिफरेंट थी। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है कि बहुत अच्छे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे फेल्स टू कम्युनिकेट प्रॉपरली बिकॉज उनको पता नहीं रहता कि उनकी ऑडियंस क्या है, किनको उन्हें प्रेजेंट करना है, उनकी लेवल, बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको जानकारी कितनी है। और एक और हम एग्जांपल देना चाहेंगे कि हम लोगों को ने ओरिएंटेशन जो रिफ्रेशर कोर्सेज में बहुत, उसमें आप ये देखोगे कि सभी डिसिप्लिन के लोग होते हैं, ठीक है।
तो अगर कोई साइंस का टॉपिक है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम एबीसी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। इवन हमें भी ये ठीक लगता है कि जैसे आपके मैनेजमेंट में कुछ सोशियोलॉजी के, कुछ कॉमर्स के, कुछ जिन्होंने कभी भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ उनको जानकारी नहीं, तो आई स्टार्ट दिस कोर्स राइट फ्रॉम व्हाट इज मैनेजमेंट टू व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपोनेंट्स एंड ऑल। तो जिससे क्या होता है कि चीजें समझ में आती हैं, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होता है। सो एरिस्टोटल का कहना था कि ऑडियंस की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्पीच तैयार करनी चाहिए, और ओकेजन का, डिफरेंट ओकेजन, डिफरेंट इफेक्ट, डिफरेंट ऑडियंस, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एरिस्टोटल का जो मॉडल है, इट इज अ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल, एज द स्पीकर हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इट एंड इट इज द ओनली वन एक्टिव। जैसा हमने भी बताया कि द रोल ऑफ ऑडियंस इज पैसिव, इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीच। सो दिस मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस ये वन वे है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और एक एग्जांपल जो है स्पीच का है कि स्पीकर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक स्पीकिंग, और ये प्रिपरेशन स्पीच की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द स्पीकर मस्ट प्रिपेयर हिज स्पीच एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑडियंस नीड बिफोर ही एंटर्स टू द स्टेज। एक एग्जाम्पल था कि अलेक्जेंडर गेव ब्रेव स्पीच टू सोल्जर्स इन द वार फील्ड टू डिफीट पर्शियन एम्पायर। तो इसमें जो 5 कंपोनेंट्स में क्या है, स्पीकर कौन था, अलेक्जेंडर था। स्पीच किस बारे में थी, उसके इन्वेजन के बारे में थी। ओकेजन क्या था, वार फील्ड था। ऑडियंस कौन थी, सोल्जर्स था। इसका और स्पीच का जो इफेक्ट था कि टू डिफीट पर्शिया। तो इन 5 कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए स्पीच तैयार होनी चाहिए। स्पीकर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीच किस बारे में है, किस सेटिंग में, क्या ओकेजन है, ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका प्रभाव क्या होगा, इसको हम नहीं बताएंगे। यस, एक राहुल का रिक्वेस्ट होगा। अच्छा, जब हम क्लास एंड करेंगे ना, तो जो लेट ज्वाइन किए हम शुरू से आखिर तक एक ब्रशअप कर देंगे ताकि नुकसान नहीं हो। राहुल एक मिनट, अच्छा, राहुल एंड श्रवण है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही होगी चीजें। यस यस मैम। ये बहुत जरूरी है थोड़ा। तो ये पांचों कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के स्पीच तैयार करनी है। तो ये वन वे मॉडल था, इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। इसको अगर जल्दी से हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे सिलेबस में। 2 पर्सन मॉडल क्या बताता है, रिलेशनशिप मॉडल, कि अगर पर्सन ए पर्सन बी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा बी के प्रति क्या बिहेवियर है और बी के प्रति क्या धारणा है। इसी तरह से बी का ए के प्रति क्या ओपिनियन है और वो कैसा बिहेवियर शो करता है। अगर जैसे होता है ना कि अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिव रहते हैं तो कम्युनिकेशन भी पॉजिटिव रहता है, किसी के बारे में नेगेटिव रहते हैं तो कम्युनिकेशन भी नेगेटिव रहता है। तो व्यू इज, जैसे जो हमारा कॉग्निशन, जो हमारा बिलीफ और जो हमारा बिहेवियर दूसरे के प्रति जैसा होगा, दूसरा भी हमारे प्रति वैसा ही करेगा। प्लस अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे अपनी प्रति धारणा, अपनी फीलिंग, अपनी थिंकिंग कैसी है, और इसी तरह से दूसरे पर्सन का उसके अपने बारे में थिंकिंग कैसी है। तो ये प्रोसेस ये बताता है कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हमारा दूसरे के प्रति धारणा और विश्वास होती है, वो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका जो मेन जिस्ट है वो ये है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब अब ये देखिए इस मॉडल में कि ये डबल हेडेड एरोज है। हर कंपोनेंट
ए बी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बी ए को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और हमारी अपने प्रति जो धारणा है वो इन्फ्लुएंस कर रही है कि हम बी के प्रति कैसा सोचते हैं। बी की जो सेल्फ खुद के लिए जो बिलीफ है वो इन्फ्लुएंस करी कि वो ए के प्रति कैसा सोचता है। तो कहने का मतलब है जो हमारा सेल्फ परसेप्शन है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो जो है कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जैसा अपने बारे में सोचता है वैसा ही जो जैसा विश्वास उसका अपने प्रति होता है वैसा ही वो दूसरे के प्रति भी रखता है। तो सेल्फ का परसेप्शन कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन रेसिप्रोकल प्रोसेस है। हमारा जो विश्वास और धारणा दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, दूसरे की विश्वास और धारणा हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, मीन्स हम दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो पर्सन ए का परसेप्शन बी के प्रति और बी के प्रति उसका व्यवहार, बी का अपना परसेप्शन ए के प्रति और ए के प्रति वो कैसे विश्वास कर रहा है। ए और बी जैसे इस मॉडल में दो व्यक्ति है और हर ईच पर्सन चाहे वो ए हो चाहे बी हो खुद के बारे में कैसा सोचता है ये कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये 2 पर्सन रिलेशनशिप मॉडल था कि अपने बारे में धारणा दूसरे के बारे में धारणा ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करती है और उससे प्रभावित भी हो रही है। एक एग्जांपल दें, जैसे इसको अगर हम ये देखें ये कि ए जो है बी को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है और उससे इन्फ्लुएंस हो भी रहा है। तो अगर हम दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छी धारणा रखते हैं तो हम उसको इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं और उसके बिलीफ से हम इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं। और दिक्कत तब आएगी जब पर्सन ए पर्सन बी के प्रति पॉजिटिव है लेकिन पर्सन बी ए के प्रति पॉजिटिव नहीं है। तो ये एक प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए और हो सकता है उसका रीजन ये हो कि बी खुद के प्रति भी पॉजिटिव ना हो। तो हमारी अपने प्रति सोच दूसरे के प्रति सोच और व्यवहार को और प्रोसेस कम्युनिकेशन को वो इन्फ्लुएंस करती है। तो 2 पर्सन रिलेशनशिप मॉडल है इसमें, और इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि हमारा अपना सेल्फ परसेप्शन, अपने प्रति धारणा, अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये मॉडल सजेस्ट करता है कि वी लुक नॉट ओनली एट ईच पर्सन एक्सप्लिसिट बिहेवियर बट ऑल्सो एट हाउ ईच परसीव्स द अदर। तो यहाँ पे बिहेवियर ओवर बिहेवियर की बात हो रही है, व्यवहार कैसा करते हैं और उसके प्रति कैसा सोचते हैं, परसेप्शन कैसा, ये दोनों ही कम्युनिकेशन का मेन मॉडल है। तो स्लाइड ऐसे वो हो जा रही है, मूव कर जा रही है। ये जो है इंटरेक्शन मॉडल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये प्रोसेस क्या है, सेंडर से जो रिसीवर तक पहुंच रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है चैनल, नॉइज एंड फीडबैक। सेंडर 2 काम करता है, जो मैसेज सेंड करना है उसको इनकोडिंग करता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिर प्रॉपर चैनल को यूज करता है और सेंडर जो काम करता है वही रिसीवर भी वो काम करता है। जैसे सेंडर इनकोड करता है वैसे ही रिसीवर डिकोड करता है और यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से लेके इधर तक इंफॉर्मेशन फ्लो होने में इट इज अफेक्टेड बाय नॉइज। नॉइज क्या है, बैरियर्स है और दिस इज द प्रोसेस ऑफ फीडबैक। फिर कम्युनिकेशन प्रभावशाली रहा कि नहीं, जो सेंडर ने मैसेज भेजने का जो इंटेंशन था वो पूरा हुआ कि नहीं, रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं, तो रिसीवर फीडबैक देता है। तो जो इंटरैक्शन मॉडल की जो मेन विशेषता है कि रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, सेंडर रिसीवर से फीडबैक रिसीव करता है और इसमें बहुत सारे बैरियर्स की बात कही गई है कि बहुत बार मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंचता है क्योंकि बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में।
कंपोनेंट्स हैं। हम सेंडर और इस मॉडल को हम आधा कवर करेंगे। कितना टाइम हो गया? 15 मिनट अभी हमारे पास बाकी है। बैरियर्स की बात हम कल की क्लास में करेंगे, और मे भी कल भी हम जो है 11 बजे से आपकी क्लास लें या 1 बजे से लें, जैसा आप बोलोगे हम वैसा टाइम देंगे। 2 बजे बहुत लेट हो जाता है। इज इट ओके? यस मैम। और नहीं होगा तो हम 10 बजे से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉर्निंग में हम अपना 2 घंटे 1.5 घंटे का स्लॉट खत्म करके छुट्टी कर देंगे कल। मैम कल दिक्कत है। कल का नहीं तो इफ यू आर विलिंग ऑन संडे, हम संडे को भी ले लेंगे। क्या करना, घर बैठ के ही तो क्लास करनी है। मैम संडे को नहीं हो पाएगा, एग्जाम वगैरह है मैम संडे को कल मैम। तो कल का कोई टाइम बता देना हमें, ठीक है? हाँ, कल का कोई भी टाइम, जब अगर मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा तभी हम 2 बजे से लेंगे। आप 2 बजे। नहीं, जब मॉर्निंग के शेड्यूल में नहीं हो पाएगा तो हम 2 बजे से ही ले लेंगे, क्योंकि ये लंबा है, इसको खत्म करना है। क्योंकि जयकांत ठीक है। का है इसलिए बोल रहे। ये तुम लोग हमें बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना पर्सनल, उस पे सारे लोग अपना बात करते हैं, हम शेड्यूल कर लेंगे। ओके मैम। तो ये मॉडल में सबसे पहले सेंडर है। सेंडर 2 काम करता है, मैसेज टू बी सेंट एंड इनकोडिंग मैसेज, एंड यूजिंग प्रॉपर चैनल द मैसेज फ्लोज टू द रिसीवर। रिसीवर अगेन डज द सेम थिंग, the message is decoded by the receiver, interpret and sending feedback to the receiver है। तो स्लाइड थोड़ा जल्दी स्किप कर जा रही है। सेंडर कौन है? सेंडर इज द, जैसा हमने कहा, इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। सेंडर ऑर्गेनाइजेशन में सेंडर कौन हो सकता है? वो पर्सन है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नीड है, कोई डिजायर है, और उसके पास कोई पर्पस है कम्युनिकेट करने का। अगर एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर सकता है, कोई इंफॉर्मेशन देनी। एम्प्लॉयज़ अपने में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? कस्टमर से आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में सेंडर विल बी ए पर्सन। सेंडर एक ऐसा पर्सन होगा with information, needs or desire and a purpose of communicating them to one or more people. Sender Sender initiates a message by encoding a thought. Encoding क्या है? It is the process of preparing a message for transmission by putting it into some form of symbol or code. जैसे हम एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा encoding क्या है कि हम भाषा का यूज करके, उसके सिंबल्स का यूज करके जो है हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो encoding is the translation of information into a series of symbols for communication. अगर हमारे पास सिंबल नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो जो सेंडर है अपने आइडिया को, अपने थॉट को इनकोडिंग करता है, और ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेटर, टेलीग्राम, वर्बल टॉक, इवन नॉन वर्बल कुछ भी हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग पहली प्रोसेस होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सिंबल्स का, कोड का यूज, उसको सिंबल्स का यूज करके कोड का यूज करें ताकि वो ट्रांसफर हो सके। इस मॉडल के अनुसार, और हम लोगों ने अर्लियर डेफिनेशन भी देखा कि सिंस कम्युनिकेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकोडिंग, द सेंडर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश म्यूचुअलिटी ऑफ मीनिंग। म्यूचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं और उन टर्म्स का जो मतलब हमारे लिए है, सेंडर के लिए द सेम मतलब, द सेम मीनिंग रिसीवर के लिए भी होना चाहिए। मीन्स द सेंडर एंड रिसीवर दे शुड अग्री ऑन द टर्म्स दे आर यूजिंग। और since communication
communication is the object of encoding, the sender attempts to establish mutuality of meaning with the receiver by choosing symbols, usually in the form of words and gestures, that the sender believes to have same meaning from the receiver. ये बहुत जरूरी है। और जब ये म्यूचुअलिटी ऑफ मीनिंग नहीं होती है सिंबल्स की, तब मिसकम्युनिकेशन होता है। सेंडर कुछ बोल रहा है, रिसीवर कुछ समझ रहा है, और ये इसकी वजह से कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है, ब्लॉकिंग होती है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। एंड लैक ऑफ म्यूचुअलिटी एक कॉमन कॉज है फेलियर, मिसअंडरस्टैंडिंग और फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। आपने कुछ कहा, अगले ने कुछ समझा, तो जहां डिसएग्रीमेंट हो गया सिंबल्स पे, टर्म्स पे जो आप यूज कर रहे हैं, वहां मिसकम्युनिकेशन की चांसेस बढ़ जाएंगी और आपका कम्युनिकेशन असफल रहेगा। बार्लो ने बताया है 4 कंडीशंस विच अफेक्ट द एनकोडेड मैसेज। सेंडर जो इनकोडिंग करता है उसको 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंडर का स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम। मैसेज क्या है? जब इंफॉर्मेशन को सेंडर इनकोड करता है तो उसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट आता है, यू कैन से कि मैसेज इज द आउटकम ऑफ एनकोडिंग। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम व्हेन वी स्पीक, जब हम बोल रहे हैं, स्पीच इज द मैसेज। व्हेन वी राइट, राइटिंग इज द मैसेज। व्हेन वी जेस्चर, द मोमेंट इट्स नॉट मोमेंट, इट इज मूवमेंट, सॉरी, इसको सही कर देते हैं। हो रहा है। When we move, when we gesture, हमारे आर्म्स का, हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारे आई कॉन्टेक्ट, हमारे आईज का एक्सप्रेशन, ये मैसेज है। So the message is affected by the code or group of symbols used to transfer meaning, the content of the message itself, and the decision that the sender makes in selecting and arranging both codes and contents. तो जो मैसेज है वो किससे अफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है? जो भी सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी कोड हम यूज कर रहे हैं मीनिंग को ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा क्या कि मैसेज का कंटेंट क्या है और किन ऑर्डर में, जैसे अरिस्टोटल के मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा कि द ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर इन विच द मैसेज इज अरेंज्ड। So the decisions that the sender makes in selecting and arranging both codes and content, channels and media. अब मैसेज को भेजने के लिए हमें कुछ ना कुछ चैनल या कुछ ना कुछ मीडिया हमें सेलेक्ट करना होता है। It may be sent directly or through a proper channel. ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो सकता है, टाइप्ड और रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द जेस्चर्स भी हो सकता है। सो द चैनल ब्रिजेस द गैप बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। चैनल्स क्या होते हैं? किस तरह से सेंडर अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है, ओरल है कि रिटन है कि नॉन वर्बल है। सो द चैनल इज द मीडियम थ्रू विच मैसेज travels. It is selected by the sender who must determine whether to use a formal channel or informal channel. So, formal channel क्या है? It is established by the organization. और ये जो मैसेज है और इसका यूज करता है कि जो भी ऑफिशियल मैसेज होते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ मैसेज जो कि पर्सनल है और सोशल है, ये इनफॉर्मल चैनल का यूज होता है। So these formal and informal channels are depending on whether the message is formal or informal. पूरे कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मल शब्द का मतलब होता है कि it is governed by rules and procedure of the organization. It is related to official transformation.
बिजनेस, ऑफिशियल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। और नॉन इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर से गवर्न नहीं है, जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, जो कि कुछ एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स से उनके कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज होता है। The choice of a channel significantly affects outcome of the communication. जैसा कि हमने कहा ओरल, रिटन और नॉन वर्बल 3 चैनल्स हैं। और चैनल वर्ड का यूज हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल के इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट चैनल के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल मैसेज, इनफॉर्मल मीन्स नॉन ऑफिशियल मैसेज। अब हमने कौन सा चैनल चुना है ये भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। बहुत बार सेंडर्स क्या होता है, दे कन्वे मीनिंग मोर इफेक्टिवली इन राइटिंग। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई एनुअल रिपोर्ट भेजनी है, तो ओरल चैनल तो ठीक नहीं होगा, आप लिख के, या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एनालिसिस है तो जहां हमारा मैसेज लंबा है तो उसमें रिटन मोड ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस हैं दैट आर बेटर डिलीवर्ड टू फेस कन्वर्सेशन। मीडिया क्या है, मीडिया टूल्स है, दे आर द वेरियस टूल्स और व्हीकल्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज लेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोन, टीवी। मीडिया का भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है कम्युनिकेशन पे। मैक्लूहन का कहना था कि सम मीडिया इंक्रीज द पेस ऑफ एक्टिविटी। For example, people act faster on information that arrives by electronic means rather than they do an information arriving by a letter. अगर आपको जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर फास्टर एक्शन लिया जाता है। एक एग्जांपल दीजिए कि सपोज आपको ईमेल रिसीव हुआ, उस पर आप फास्ट एक्ट करोगे इन कंपैरिजन टू कि सेम इंफॉर्मेशन आपको 10 दिन के बाद लेटर से मिल रही है। तो जो टाइप ऑफ मीडिया, जो टाइप ऑफ टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पर आजकल का टाइम क्या है, कि हम we used to convey more than one channel or medium। हमारी कम्युनिकेशन अच्छा हो, मैसेज हर हाल में रिसीवर तक पहुंच जाए, we use multiple channel at a time। होता है कि नहीं होता है? हमने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिया, मेल भी डाल दिया, क्लास में बिफोर प्रायर अनाउंस भी कर दिया कि कल क्लास होगी, ठीक। फेस वर्बल का मीडियम यूज कर दिया। जैसे एक एग्जांपल हमने इसमें लिया है कि टीवी पे अगर आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो क्या होता है, कमेंट्री भी हो रही है, विजुअली भी आपको दिख रहा है कितना रन बना, और अनाउंसर ये क्रिकेट कमेंट्री भी कर रहा है। तो एट अ टाइम जब हम कई सारे सेम मैसेज को डिफरेंट चैनल्स से फ्लो करते हैं तो मैसेज को रिसीव करने की चांसेस बढ़ जाती है और कम्युनिकेशन फेलियर की चांसेस घट जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज मल्टीपल चैनल्स। इज इट क्लियर कि हम क्यों मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल मीडिया का यूज करते हैं? Yes, ma'am. हमने आपको जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूसरे कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं कि मैरिज में इनविटेशन आपने इन एडवांस बोल दिया, भाई आज फलां तारीख को हमारे यहाँ शादी है, आपको आना है। उसके बाद व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज कर दिया आपको याद दिलाने के लिए। तीसरा कुछ दिन के बाद आपके पास कार्ड भी पहुंच गया। जब ये 3 मोड्स यूज किए गए तो उसका फायदा क्या हुआ कि आप हर हाल में कि आपको मैरिज में इनविटेशन है, आपको उस पार्टी में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको जो है मतलब एक ऑथेंटिक हो गया कि हाँ हर हाल में जो मैसेज था रिसीवर तक पहुंच गया। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि मैनेजर्स वर्बली भी बता देते हैं, मेल भी भेज देते हैं, मेमो भी हो जाता है, नोटिस बोर्ड पे भी लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि जब हम मल्टीपल मीडिया, मल्टीपल चैनल्स यूज करते हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग द मैसेज टू द रिसीवर इज एनहांस्ड। तो
सेंडर हो गया, चैनल्स एंड मीडिया हो गया, इसका यूज करके मैसेज किसको पहुंच रहा है? रिसीवर। तो रिसीवर कौन है? छोड़ दे, 12 बजने वाला है। मैडम लेंगे क्लास की, हम कंटिन्यू करें? नहीं मैम, वो कैंसिल कर दी। पता चलो उनका भी लिंक आ रहा हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रिसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स से हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश ये करिएगा कि हमें कल एक स्लॉट दे दें। ओके मैम, प्लीज संडे को